ब्रेकिंग बैरियर्स आलिश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपकी होस्ट आलिया आपके सामने इस वक्त दो बड़ी डेवलपमेंट्स इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। एक तो ये कि यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान ने एक रेजोल्यूशन टेबल की जिसको ओवरवेलमिंगली सपोर्ट किया गया, कामयाब हुई, लेकिन इंडिया ने उस रेजोल्यूशन को बहुत सख्त क्रिटिसाइज किया है। इसी के साथ अमित शाह का ये कहना है कि पीओके हमारा है और बलूचिस्तान चलें। इसके ऊपर आगे चल के बात करते हैं कि उन्होंने इसके ऊपर क्या बात की है। पहले जरा उस रेजोल्यूशन को देख लेते हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से पेश की गई। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया पर एक रेजोल्यूशन टेबल की जिसमें बताया गया कि जनाब दुनिया में मुसलमानों के साथ इस वक्त इस्लामोफोबिया के नाम पर क्या हो रहा है, और कहा गया कि इस्लामोफोबिया को कॉम्बैट करने के लिए एक ऐसे स्पेशल एनवॉय को डेजिग्नेट किया जाए, एक ऐसी पोस्ट क्रिएट की जाए यूनाइटेड नेशंस में कि जिसमें इस एक कॉज पर ही काम हो। अब इसकी सपोर्ट में तमाम कंट्रीज थे सिवाय 42 कंट्रीज के, क्योंकि 42 कंट्रीज ऐसे हैं कि जिन्होंने एब्सटेन किया है। और इसमें रेजोल्यूशन वाज टेबल्ड इन दी 193 मेंबर असेंबली बाय पाकिस्तान on behalf of the Organization of Islamic Cooperation, OIC, उम्मा जानते हैं ना आप, मुस्लिम उम्मा OIC, जिन्होंने आज तक जो है कोई ऐसा काम करके नहीं दिखाया कि जिससे हमें ये पता चल सके कि मुस्लिम उम्मा जो है वो इकट्ठी है और उसने भी कोई काम कर डाला है। लेकिन ये जो रेजोल्यूशन है ये टेबल कर दी उन्होंने और कामयाब भी हो गई, तो एक बड़ा काम कर दिया, तालियां। अच्छा, आपको बताते हैं कि देयर वर 44 नॉट 42 44 ऐसे कंट्रीज के जिन्होंने एब्सटेन किया, इसके ऊपर वोट नहीं दिया। और इन कंट्रीज में शामिल हैं ब्रिटेन, इंडिया, साउथ कोरिया एंड यूरोपीय यूनियन। और इसमें जो कि अपॉइंटमेंट एनवॉय की कही जा रही थी कि कैसे एनवॉय को अपॉइंट किया जाए यूनाइटेड नेशंस में, जिसको कि यूनाइटेड नेशंस स्पेशल एनवॉय का डेजिग्नेशन दिया जाए टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। तो कामयाब तो ये हो गई, लेकिन इसके ऊपर इंडिया ने जो क्रिटिसाइज किया है तो वो तो बहुत ही कड़ा, बहुत ही करारा किस्म का जो है वो जवाब दिया गया। अब आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो मुनीर अकरम है वो इस तरह की चीजों पर हमें बात करते हुए नजर आते हैं, और इंडिया की तरफ से रुचिरा कंबोज जो कि बहुत ही डंके की चोट पर बात करती हुई नजर आती है। एक तो इंतहाई खूबसूरत हसीन और जमील खातून है रुचिरा, और लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया ने एक दूसरे की टक्कर पर बड़ी हसीन और जमील और इंटेलिजेंट खवातीन डेजिग्नेट की हुई हैं। जैसे कि वहां पर हमें नजर आती हैं यूनाइटेड नेशंस में इंडिया की तरफ से रुचिरा कैम्बोज और भी कई बहुत जबरदस्त खवातीन हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मुमताज जहरा बलोच है स्पोक्स पर्सन के तौर पर। तो मुमताज जहरा बलोच भी बड़ी ही प्यारी और जबरदस्त बोलने वाली खातून है, और रुचिरा तो मतलब मैं तो बड़ी फैन हूँ रुचिरा कैम्बोज की और मुमताज जहरा बलोच की भी। लेकिन कैम्बोज और बलोच देखें, नाम भी एक साथ ढूंढ ढूंढ के एक जैसे रखे हुए इन्होंने। ऐसी ही लेडीज ढूंढनी है जिनके नाम भी एक जैसे हों। अच्छा, अब इन्होंने जो बात की है ना वो मैं आपको सुनवाई देती हूँ। उन्होंने ये कहा कि भाई कौन सा इस्लामोफोबिया, और इंडिया की तरफ से कहा गया कि हम किसी एक रिलीजन को लेकर इतना बड़ा एक ढिंढोरा पीटा जाए या ये कहा जाए तो इससे इक्वालिटी, जो बाकी रिलीजन्स हैं वो पीछे रह जाते हैं, जबकि सब बराबर हैं, सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए। और जो ये बात की जा रही है इस्लामोफोबिया वाली, तो ये सिर्फ ये ऐसा नहीं है, बल्कि जो बाकी रिलीजन्स हैं उनके खिलाफ ज्यादा काम होता है, उनके साथ ज्यादा इस तरह का बर्ताव बरता जाता है। अब देखें ना, जैसे पाकिस्तान के अंदर ही उठा लें तो पाकिस्तान, ये मुझे वैसे समझ में नहीं आती बात कि पाकिस्तान की तो 98% पॉपुलेशन मुस्लिम है, तो एक ऐसे इस्लामिक कंट्री के जहां की पॉपुलेशन 98-99% मेजोरिटी मुसलमानों की हो, उनको इस्लामोफोबिया का डर कैसे हो सकता है? ये बड़ी अजीब सी बात है, यकीन करें, ना समझ में आने वाली बात है ये। हाँ, अगर पाकिस्तान बात कर रहे हैं कि कई ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर ये सिलसिला है, काफी अरसे से ये रहा है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये टॉपिक नहीं है या ये इशू नहीं रहा। लेकिन मसला ये है कि इसके पैरेलल एक और इशू जो इससे भी बड़ा बनता जा रहा है और बन चुका है, वो ये है कि जो दीगर मजाहिब के लोग हैं, यानी जो नॉन मुस्लिम्स हैं,
ان کے خلاف جو فتوے لگائے جاتے ہیں اور سر تن سے جدا کے نعرے لگائے جاتے ہیں وہ تو اسلاموفوبیا پہ مسلمانوں کے خلاف نہیں لگائے جاتے. لیکن یہ جو ایک ریزولوشن لائی گئی اس کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو اس کا اصل میں بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب وہ سویڈن میں اور فرانس میں قرآن کے حوالے سے جو کچھ دیکھنے کو ملا تو اس کا جو بیسک اس کا جو ہے نا کرکس یعنی اس کو لانے کی وجہ وہ ہے. تو اس پہ روچیرا نے کیا کہا ہے آپ کو ذرا سنوائے دیتے ہیں. Is our principle of Sarva Dharma Sambhava, encapsulating Indian secularism and affirming the inherent goodness of all religions, each deserving of equal respect. This principle isn't merely a facet of our culture, it is firmly enshrined within the Constitution of India. It is therefore with deep concern, Mr. President, that we observe the growing manifestation of intolerance, discrimination, and violence against followers of various religions. We condemn all acts motivated by anti-Semitism, Christianophobia, or Islamophobia. However, it is crucial to acknowledge that such phobias extend beyond the Abrahamic religions. Clear evidence shows that over decades it is time that we acknowledge the prevalence of religiophobia rather than just single out one. In this context, I would ask all member states to consider the broader scope of religious discrimination that persists globally. Allocating resources solely to combat Islamophobia while neglecting similar challenges faced by other faiths might inadvertently perpetuate a sense of exclusion and inequality. تو جناب اس سے جب ہم آگے نکلتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ امت شاہ پھر بول پڑے ہیں. امت شاہ نے اس بار جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ مردہ کفن پھاڑ کے بولتا ہے, تو وہ ویسے تو یہ کئی بار بات کر چکے ہیں بلکہ انہوں نے اس مرتبہ یہ کہتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ تو میں پارلیمنٹ میں بھی کہہ چکا ہوں. تو وہ کفن پھاڑ کے ایک بار پھر بولے ہیں اور امت شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان کے اندر ایئر سٹرائکس کرنا جو ہے ٹھیک ہے, لیجیٹمیٹ ہے, اور کسی کنٹری کے اندر ایسا جا کے, تو اگر انڈیا ایسا کچھ کرے گا پاکستان کے اندر تو کیا وہ بھی جائز ہوگا اور وہ بھی لیجیٹمیٹ ہوگا؟ کیونکہ ایک کنٹری ایسا کرے گا تو ایک ہی ریجن کے 3-4 نیبرنگ کنٹریز ہمسایہ ممالک تو وہ سبھی سمجھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ہم بھی کر ڈالتے ہیں. آپ نے تو پہلے ہی وہ میزائل جو سٹیا تھا ادھر, تو میاں چنو میں جو میزائل آ کے گرا تھا تو وہ کیا لیجیٹمیٹ تھا؟ وہ تو آپ کو پتہ ٹاکی مارتے ہوئے غلطی سے چل گیا. بلکہ میں دیکھ رہی تھی ایک جگہ پر کہ کسی نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ وہ جو میزائل انڈیا کی طرف سے آ کر پاکستان کے اندر میاں چنو میں گرا تھا, جس کے 2 سے 3 دن کے بعد سب جاگے تھے اور آنکھیں کھلی تھی کہ یہ کیا ہو گیا, پتہ ہی نہیں چل سکا تھا کہ کون سا پرندہ آیا, پتہ چلا وہ میزائل آ کے پڑا ہوا ہے. تو اس میں وہ اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے. کہیں پر یہ بھی کہا گیا کہ وہ خود بخود نہیں چل سکتا جب تک کہ اس کو چلایا نہ جائے. تو اس کے پیچھے جو میکانزم ہے, لیکن اگر کوئی بلوچ ہو